हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। और सबको गुरु पूर्णिमा की बधाई। और आज से आप लोग के सामाजिक विज्ञान का भी क्लासेस शुरू हो रही हैं। और हम पहला जो पार्ट्स ले रहे हैं उसका वो है पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। तो आप लोग बेस अच्छा होगा अगली बार से आप लोग किताब लेके बैठे, क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट उसमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग ब्लैक बोर्ड पर सब कुछ नहीं लिख सकते। तो अगली बार से आप लोग किताब लेके बैठिएगा। तो सत्ता की साझेदारी, सत्ता मतलब क्या हुआ? सरकार, शासन। यानी कि कोई भी स्टेट हुआ या कोई भी देश हुआ, राज्य हुआ, जहाँ पे हम शासन कर रहे हैं, तो उसमें क्या, वहाँ के सभी नागरिक हैं। और सब में क्या होती है? किसी न किसी तरह की असमता होती है। जैसे मान लो कोई जियोग्राफिकल के हिसाब से अलग है, जैसे पहाड़ वाले एरिया, मैदान वाले एरिया में है, कोई रेगिस्तान में है, कोई समुदाय के हिसाब से अलग है, कोई रहन सहन के हिसाब से अलग है, और कोई संख्या के हिसाब से डिफर कर रहा है। तो जब हम इस तरह की विविधताओं से भरे होते हैं तो उसमें क्या होता है, जब भी शासन करना होता है तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बाधाएं आती हैं कि सबको समान अधिकार चाहिए और सब लोग हावी भी होना चाहता है कि शासन हमारे हाथ में रहे, हमारे हाथ में रहे। तो लोकतंत्र का ये एक सबसे अच्छा पहलू है कि लोकतंत्र इस पर फोकस करता है कि सबको सत्ता में समान अधिकार दिया जाए। तो सत्ता में समान अधिकार की बात कब से होने लगी, सत्ता में साझेदारी की बात कब से होने लगी? जब देखा गया कि पहले लोकतंत्र था तो विविधताएं थी तरह तरह की, तो हर देश का अपना अलग कंडीशन था। कहीं भाषा के हिसाब से अलग थे लोग, कहीं ज्योग्राफी के हिसाब से लोग अलग थे। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि सत्ता के साझेदारी की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके लिए हमने दो एग्जाम्पल लिया है, किताब में दिया, एक बेल्जियम का और श्रीलंका का। तो बेल्जियम जो था, बेल्जियम क्या था, बेल्जियम में जो डिफरेंस थी वो भाषा के आधार पे था। जैसे वहाँ फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले थे, जिसमें डच बोलने वाले सबसे ज़्यादा थे। डच बोलने वाले 60% थे जो फ्लेमिश में रहते थे। फ्लेमिश एक एरिया, पार्टिकुलर एरिया, एक फिक्स, जैसे अगर आप नक्शा देखेंगे इसमें, मान लो ये बेल्जियम का नक्शा है, तो एक फिक्स एरिया, इधर फ्लेमिश है और इधर बेलोनिया है, एकदम बिल्कुल बटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ इधर है कुछ उधर है, एकदम बिल्कुल बायलेटरल बटा हुआ है। तो फ्लेमिश में रहने वाले जो डच थे वो संख्या में ज़्यादा थे, फ्रेंच जो कम थे। फ्रेंच मैक्सिमम बेलोनिया में रहते थे, नहीं तो वहाँ की राजधानी में ब्रुसेल्स में रहते थे। तो वे लोग क्या करते थे, उनकी संख्या तो कम थी लेकिन उनके पास संपन्नता ज़्यादा थी। तो ये चीज़ लेके डच वालों में और फ्रेंच वालों में हमेशा इस चीज़ को लेकर रहता था कि हम ज़्यादा शासन में पार्टिसिपेट करें, और डच वाले सोचते थे हम ज़्यादा करें। क्यों? क्योंकि ये सोचते थे हम संख्या में ज़्यादा हैं तो हमारे पास शासन होना चाहिए, और ये सोचते थे हमारे पास पैसा है तो हमारे पास शासन होना चाहिए। सिंपली अगर लेकिन ब्रुसेल्स जो उनका कैपिटल था वहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा थे, वहाँ पे फ्रेंच लगभग 80% थे। तो जब राजधानी में जिनकी संख्या रहती है, सत्ता उन्हीं के हाथ में रहता है। एक तो इनके पास पैसा भी था, तो इसके लिए क्या हुआ, लोगों में भाषा को अपने सत्ता को लेके डच वालों में और फ्रेंच वालों में मतभेद होने लगा, जिसके लिए ऐसा कंडीशन आ गया कि उनको गृह युद्ध का कंडीशन आ गया, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे लड़ाई का कंडीशन आ गया। ये हो गया तो हमारे बेल्जियम का कंडीशन। उसके बाद सेम श्रीलंका में हम आते हैं। श्रीलंका में दो तरह के समुदाय के हिसाब से था। समुदाय ऐसा था जो सिंगली थे, सिंगली वो लोग थे जो मुख्य रूप से बौद्ध को पालन करते थे, और इनकी संख्या लगभग 74% थी, ये बौद्ध को मानते थे। और तमिल जो थे, तमिल में हिंदू मुस्लिम दोनों थे, और तमिल भी दो तरह के थे। उसमें जो तमिल थे 15% तमिल में, 11% जो तमिल थे वो श्रीलंकाई मूल के थे, और जो बाकी 4% थे वो भारतीय मूल के थे। इसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, और इसमें मुख्य रूप से बौद्ध थे, ऑलमोस्ट बौद्ध थे, और बाकी जो थोड़ा बहुत बच रहा वो ईसाई वगैरह थे। तो इनका भी ये भी कंडीशन आ गया, जो सिंगली थे वो संख्या में जाता थे, तो ये सत्ता में अपने आपको मतलब सिंगली डोमिनेटिंग गवर्नमेंट ही बनाते थे। ऐसा गवर्नमेंट आता था जिसपे सिंगली का ज़्यादा क्या किया जाता, उनके ज़्यादा वेलफेयर की बात होती थी। तो इसको लेकर तमिल वालों ने क्या किया, इन लोगों में क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा तनाव होने लगा। ये सिंगली ने फिर क्या हुआ, जो तमिल थे उन्होंने लिट्टे का गठन किया, प्रभाकरण, और लिट्टे वाले क्या करते थे। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा गृह युद्ध होने लगा, और गृह युद्ध का कारण क्या बना वो मैं बताता हूँ। अभी इसके हम दोनों केस का देखेंगे। इसका जो कारण था, इसके जब देखा यहाँ के शासकों ने कि ये कंडीशन आ रहा है कि डच और फ्रेंच सत्ता को लेकर लड़ रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, अपना नया कानून बनाया, संविधान बनाया, और जिसमें सबको समान सत्ता में अधिकार देने को सोची। तो उसके लिए क्या किया गया कि जो इनका संसद था वहाँ पे ये कहा गया कि मंत्रियों की संख्या बराबर होगी, जितने डच के होंगे उतने ही फ्रेंच के होंगे।
उसके बाद जो दूसरा काम था विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण ऐसा कि जो संसद के पास जो शक्तियां थी वो बहुत सारी शक्तियां डायरेक्ट क्या किया गया, राज्यों को दे दिया गया। जो 2 राज्य उसमें बने, डच भाषी वाले और फ्रेंच भाषी वाले, उन लोग को डायरेक्ट वो पावर दे दिए गए। तो उसके बाद जो तीसरा स्तर की सरकार थी, तीसरे स्तर की सरकार क्या थी, वो प्योर रूप से भाषा के आधार पर थी, जिसको चुनाव फ्रेंच बोलने वाले अलग करते थे, डच बोलने वाले अलग करते थे, जर्मन बोलने, ये लोग भी संसद में अपनी बात को ले जाकर करते थे, जो उनके सामाजिक विकास को और सांस्कृतिक विकास को, भाषा के विकास को के लिए काम करता था। ये तीसरे स्तर का सरकार था, जो मुख्य रूप से भाषा के हिसाब से ही चुना जाता था। बाकी सारे चुनाव में सभी लोग वोट देते थे। उसके बाद आया विशेष कानून। विशेष कानून, जैसे कोई विशेष कानून बनना है सरकार में, तो उसमें यह देखा जाता था कि जो डच वाला बेंच है और जो फ्रेंच वाला बेंच है उसमें बहुमत हो। जब दोनों सभाओं में बहुमत होती थी तभी विशेष कानून कोई बनता था। तो इस तरह से इन लोगों ने एक निवारण निकाला, जिससे यहाँ पे गृह युद्ध नहीं हुआ। वो गृह युद्ध का कारण क्या था, नहीं होने का, क्योंकि सबको सत्ता में समान अधिकार मिला। सत्ता में साझेदारी की गई कि डच बोलने वाले भी उतने ही साझेदार हैं और फ्रेंच बोलने वाले उतने ही हैं, जर्मन बोलने वाले भी उतने ही हैं। लेकिन क्या हुआ, और श्रीलंका में इसका उल्टा हो गया। श्रीलंका वाले जो सिंघली लोग थे, उन्होंने जो सरकार बनाई, संविधान जो लिखा, उसमें क्या हुआ, जो सिंघली लोगों थे उनको क्या किया गया, प्रेफरेंस दिया जाने लगा। उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, नौकरी से लेके, शासन से लेके, हर चीज में। कोई भी योजना भी बनती थी तो उसमें सिंघली को ही फोकस किया जाता था। इन लोगों को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता था। बहुसंख्यकों के लिए सोचा ही नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए सोचा ही नहीं जाता था। तो मुख्य रूप से श्रीलंका में जो शासन शुरू हुआ वो था बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद क्या होता है, बहुसंख्यकवाद ये होता है जब किसी एक फिक्स स्टेट में, वहाँ जिन लोगों की, जिन समुदाय की या जिस टेरिटरी की जनसंख्या ज़्यादा है, वो डोमिनेटिंग सरकार बनाए। ऐसा सरकार बनाए जो कम संख्या में है या जो दबे कुचले लोग हैं उनको उस तरह की राइट्स न दी जाए जो उनको मिलनी चाहिए। तो ऐसे सरकार को क्या कहते हैं, बहुसंख्यकवाद। तो जो श्रीलंका में जो गवर्नमेंट बनी वो क्या बनी, बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद होने के कारण क्या हुआ, तमिल वालों ने लिट्टे का गठन किया, और लिट्टे गठन होने के बाद श्रीलंका में बहुत ज्यादा क्या हुआ, दंगे फसाद हुए, गृह युद्ध तक हुआ। बहुत सारे, अभी भी आपको तमिल बहुत सारे इंडिया में क्या है, जो अपने देश को छोड़ के आके भारत में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं, और श्रीलंका में भी बहुत शरणार्थी हैं। उसका ये एक बहुत बड़ा क्या था, इनका फेल्योर था। तो ये दोनों एग्जाम्पल देने का ये मतलब है कि सत्ता के साझेदारी से हम बहुत बड़ी क्या कर सकते हैं, त्रासदी को हटा सकते हैं, देश में शांति बनाए रख सकते हैं। तो सत्ता की साझेदारी का सबसे एक मुख्य कारण ये, एक तो लोगों को समान अधिकार मिलेगा, और जो आपकी देश है, राज्य है, वहाँ क्या बना रहेगा, शांति बना रहेगा। अब सत्ता की साझेदारी अब किस किस कारण दिया जा सकता है, उसके 2 कारण हो सकते हैं। क्यों कारण दिया, एक तो युक्ति निवारक। युक्तिपरक क्या होता है, युक्तिपरक यानी कि हम टेक्निकली सोचे, टेक्निकली ये सोचते हैं कि अगर हम सत्ता की साझेदारी नहीं करते हैं तो लोगों में हमेशा क्या रहेगा, असमानता, हमेशा दुर्भाव रहेगा, और लोग सोचेंगे ये हमारे राइट्स ले रहे हैं, हमारे हक ले रहे हैं, हमारे रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, जिसपे देश के रिसोर्स पे हर एक नागरिक का समान अधिकार होना चाहिए, शासन में समान अधिकार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, देश में गृह युद्ध का संकट आ सकता है। गृह युद्ध नहीं भी हो सकता है, सरकार भले कुचले दबाए, नहीं तो छोटी मोटी घटनाएं, दंगे फसाद हमेशा होते रहेंगे, देश में कभी शांति नहीं हो पाएगी। इसलिए युक्तिपरक अगर हम सोचते हैं तो हमें भी क्या करनी चाहिए, सत्ता की साझेदारी अनिवार्य है। उसके बाद दूसरा है नैतिक कारण। नैतिक कारण क्या होता है कि हम खुद सोचें। नैतिक कारण ये हुआ कि जो लोग संख्या में कम हैं या जो गरीब हैं उनको क्या करना है, हमको खुद ही, ये हमारे सरकार को, यहाँ के लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनका भी उतना ही अधिकार है और उनका भी विकास करना, उनका विकास होना भी उनका अधिकार है। उनको उसकी रिसोर्सेज देना, उनको हेल्थ देना, हेल्थ सिक्योरिटी देना, शिक्षा देना, ये सब क्या है, ये जो लोग उच्च दर्जे पे हैं या जो लोग संपन्न हैं वो लोग भी क्या करें, जो जिन लोगों की जरूरत है उन लोगों की जरूरतों को पूरा करें। तो इस हिसाब से भी ये नैतिक कारण हमारा बनता है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को, जो हमसे छोटे लोग हैं या जो हमसे गरीब हैं या जो डिफर है, हमसे अलग है, उन सबको क्या करें, हम लोग सबको लेके चले, सामूहिक करें। तो ये एक हमारा नैतिक कारण भी होता है कि हम सबको समान अधिकार दें। अब सत्ता की साझेदारी के रूप क्या हो सकते हैं, कई तरह के रूप हो सकते हैं। जैसे अगर हम सिंपली सोचें तो एक होता है शासन में विभिन्न अंगों के बीच बंटवारे। जैसे सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि हम अपने शासन को विभिन्न
सभाओं में बांट दें। जैसे अपने देश में एक है शासन के विभिन्न अंग, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये 3 अंग हो गए। और इन तीनों अंग में क्या है, तीनों एक दूसरे पर अंकुश लगाए रखते हैं और तीनों का एक फिक्स क्या है, सबका एक फिक्स काम है, वो उसके काम के बाहर नहीं जा सकते। जो नियम कानून है, जो हमारा संविधान है, उसके बाहर कोई काम नहीं कर सकता। ये विधायिका हुआ या कार्यपालिका या ना, विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। अब कानून को लागू कौन करता है, कार्यपालिका। और न्यायपालिका क्या है, दोनों में समन्वय बताना कि कानून का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो वो दोनों पे क्या करती है, अंकुश बताती है। विधायिका को कंट्रोल कौन करता है, संसद। तो ये हमारे क्या हो गया, शासन के विभिन्न अंग। ये 3 अंगों में मैक्सिमम मिलती हैं, कौन कौन सी, विधायिका, उसके बाद होता है कार्यपालिका, उसके बाद न्यायपालिका। न्यायपालिका तो विधायिका का काम मुख्य रूप से क्या है, कानून बनाना, जैसे कि मान लो संसद एक तरह से। और उसके बाद उस जो कानून बन गया उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कार्यपालिका। उसकी देखरेख कौन करेगी, उस हिसाब से जनता पर कंट्रोल कौन करेगा, वो मुख्य रूप से कौन करता है, कार्यपालिका। और इन दोनों पे अंकुश कौन बनाएगा, न्यायपालिका, क्योंकि वो देखेगी ना कानून का ये उल्लंघन करे, ना ये करे, ना कोई करे। तो इसलिए ये तीनों स्तर की क्या होती है, हमारी शासन के विभिन्न अंग हैं। यही अंग है तीनों, मुख्य रूप से ये जो 3 अंग है इन्हीं को शासन के अंग कहा जाता है। और इनका भी क्या होता है, ये भी एक तरह से सत्ता के साझेदार है। इसमें कोई, सबका एक फिक्स क्या है, टेरिटरी है। विधायिका का काम है कानून बनाना, ऐसा नहीं है विधायिका लागू भी करने लगी बना के। उसी तरह कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, तो कानून बना नहीं सकती, कानून तोड़ नहीं सकती है। और न्यायपालिका का काम क्या है, इन दोनों पे अंकुश बनाए रखना। और मुख्य रूप अगर इन तीनों को जो कंट्रोल करता है या इन तीनों पे जो अंकुश रखता है उसको कहते हैं संसद। उसके बाद जो आता है, उसके बाद विभिन्न स्तर की सरकारें। विभिन्न स्तर की सरकारें, जब कई स्तरीय सरकारें होती हैं तो उसको हम कहते हैं संघीय गवर्नमेंट, संघीय सरकार। संघीय मतलब, संघीय सरकार मतलब हमारे जो गवर्नमेंट बनी है उसको कई संघ में, मतलब कई लेयर पे बांट देना। जैसे अपने देश इंडिया में कैसे है, भारत में कैसे है, पहला है केंद्र, केंद्र क्या करता है, केंद्र जो है तो हम बात कर रहे थे विभिन्न स्तर की सरकार, जिसमें कई स्तर की सरकारें होती हैं, उसको हम बोलते हैं संघीय ढांचा। अगर कहीं पूछ दे कि संघीय सरकार क्या होती है या संघीय ढांचा क्या होता है, तो उसका सिंपल सा परिभाषा है, जब हमारे कई स्तर पे सरकारें होती हैं एक ही देश में तो उसको हम बोलते हैं संघीय ढांचा। अपने देश में क्या है, 3 स्तर की सरकार है। जो पहला है केंद्र, केंद्र कहाँ काम करता है, संसद में, जैसे जो मोदी हैं वो हमारे केंद्र के हैं। उसके बाद होता है राज्य, राज्यस्तरीय मतलब विधानसभा, ये हो गया केंद्र, मतलब पहला जो स्तर है वो हो गया संसद। उसके बाद हो जाता है विधानसभा, यानी कि जिसमें हम संसद में कौन जाता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिनको बोलते हैं। उसके बाद जो होता है राज्य स्तरीय सरकार है, राज्य स्तरीय मतलब दूसरे लेवल की सरकार, जो हमारे राज्य गवर्नमेंट है, जो हमारे यूपी के योगी जी हैं, बिहार के नीतीश हैं, ये लोग क्या हैं, दूसरे स्तर पे आते हैं। तो ये इनका जो ये कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में। और विधानसभा में कौन जाता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में विधायक। उसके बाद जो तीसरी जो स्तर है वो हमारी है पंचायत। पंचायत का नाम आपने सुना होगा, पंचायत जिसमें प्रधान चुने जाते हैं, या कस्बा उस्बा में जिला पंचायत। तो ये हमारी तीसरी ढांचा। तो हमारे देश में 3 स्तर की ढांचा है, जब कई स्तर के ढांचा हो उनको बोलेंगे संघीय ढांचा, ठीक है। तो इनमें भी क्या है, तीनों का अलग अलग काम है। केंद्र का कुछ फिक्स काम है, उसके बाद स्टेट का कुछ काम है, और ये क्या करता है, पंचायत का भी कुछ काम है। और ये तीनों स्तर कैसे काम करते हैं, अल्टीमेटली सारा पावर होता है किसके पास, जो पहले नंबर पे केंद्र का। उसके बाद सत्ता का क्या किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण होकर वो कुछ पावर किसके पास आ जाता है, राज्य के पास। उसके बाद फिर इनके पावर को विकेंद्रीकरण करके किसके पास आ जाता है, पंचायत के पास। यानी कि सबका कुछ फिक्स काम है, उसके बाहर ये लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो यही जब कई स्तर की सरकारें हों तो इन्हें कहते हैं संघीय ढांचा। और इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, हम सत्ता में साझेदारी कर सकते हैं। और इसलिए ये किया जाता है कि हर छोटा से छोटा इंसान
कई स्तर के सरकार बनाने का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि छोटे लोग जो मतलब गांव स्तर पे लोग हैं वो भी क्या समझे, डेमोक्रेसी को समझे, शासन को समझे। जैसे जो एक सिंपल सा प्रधान लड़ रहा है या जो गांव में वार्ड मेंबर होते हैं उनका कोई मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इससे क्या होता है आम जनमानस में शासन को लेके, डेमोक्रेसी को लेके, अपने अधिकार को लेके इस चीज़ के लिए क्या होती है, जागरूकता होती है। तो सबसे बड़ी कारण है ये जो कई स्तर की सरकारें हम लोग बनाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आम जनमानस में अपने राइट्स के बारे में जानना, कि हर एक नागरिक का समान अधिकार है, वो उतने ही योग्य है जितना कि मोदी। एक नॉर्मल आदमी भी 10 साल बाद, 20 साल बाद प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन वो कब बनेगा, जब वो जानेगा कि हाँ मैं बन सकता हूँ। तो इन सब को विकास करने के लिए, लोगों में आम जनमानस को जागरूक करने के लिए, सत्ता के लिए, और उसको ये समझने के लिए कि तुम्हारा भी अधिकार बराबर है, इसलिए क्या किया गया, नगर पंचायत का गठन किया गया, जिससे आम लोग जो गांव देहात में लोग रहते हैं वो भी इस चीज़ को समझे कि डेमोक्रेसी क्या है, वोट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए। और इससे क्या होता है, आप छोटे से छोटे स्तर के लोग भी क्या करते हैं, शासन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वार्ड मेंबर भी है तो उसका कुछ ना कुछ काम है, उसको सत्ता, उसको कहीं ना कहीं कुछ राइट्स मिले हैं, पॉलिटिकल राइट्स भी मिले हैं। उसके बाद होता है सामाजिक स्तर पे। सामाजिक स्तर पे क्या कैसे दिया जाता है, सामाजिक स्तर पे जैसे जो समाज का आधार पे अलग हो सकता है। एक तो हो गया हमारा ज्योग्राफी के आधार पे, कुछ लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, कुछ लोग पहाड़ एरिया में रहते हैं, जो जैसे जितने बुरे कंडीशन में रहता है उसको थोड़ा सा क्या किया जाए, उसको थोड़ा हाइप दिया जाए। इसके लिए भी क्या करना है, सामाजिक स्तर पे भी क्या करना है, साझेदारी करनी है सत्ता की। जैसे जो पहाड़ एरिया में रहते हैं वो हम लोग से ज़्यादा कठिन जीवन जीते हैं, उनको रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ से अगर अनाज वहाँ जा रहा है तो हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है। उसका अगर जो पहाड़ पर रहते हैं वो पानी रोकने लगे, हम अनाज रोकने लगे, तो ये डिस्टर्ब होता है इससे। इसलिए साझेदारी ज़रूरी है कि वो भी हमारे सहयोग करें, हम भी उनका सहयोग करें। उसी तरह जो रेगिस्तान में रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम है, तो ये होया हमारे जियोग्राफिकल। उसके बाद होता है एक सामाजिक, एक होता है आर्थिक। आर्थिक में कैसे, कुछ लोग मिडिल क्लास में हैं, कुछ लोग एकदम निम्न स्तर पे हैं जो खाने के लिए बेहाल हैं, और एक होता है उच्च वर्गीय। तो ये एक हो गया आर्थिक आधार पे क्या हुआ है, समाज बटा हुआ है। एक हो गया भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे भी क्या होता है, समाज बटा होता है। उसके बाद हो गया सांस्कृतिक के हिसाब पे, सांस्कृतिक के आधार पे भी बटा हुआ। हमारे देश में बहुत सारे लोग की अलग अलग संस्कृति है, एक ही धर्म में कई संस्कृतियाँ हैं। उसके बाद धर्म के आधार पे, तो ये क्या हो गया है, सामाजिक स्तर पे भी हमारा क्या हुआ है, बहुत सारा बटा हुआ है। हमारा जो देश है कई स्तरों में बटा हुआ है, कई मतलब डिफरेंट विविधताएं बहुत हैं। तो सबको समान अधिकार चाहिए तभी साझेदारी मिलेगी, और सबको साझेदारी भी चाहिए सत्ता में, नहीं तो वो क्या फील करेगा, इनसिक्योर फील करेगा। इसके लिए हमारे यहाँ भी बहुत सारे क्या है, सामाजिक स्तर पे भी क्या किया जाता है, सबको जैसे राइट से मुस्लिम को ले लो या बौद्ध को ले लो, ये लोग किस में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं, इनको कुछ विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो ये सब इसलिए किया जाता है कि सबको फील ना हो कि उस देश में इनसिक्योर हैं और उस सत्ता में आसानी से पार्टिसिपेट कर सकें। अगर ऐसा नहीं दिया जाएगा डायरेक्ट, इनको अगर सत्ता में साझेदारी नहीं मिलेगी तो या तो जो रिच हैं वो नहीं उठने देंगे, नहीं तो जिनकी संख्या ज़्यादा है वो नहीं उठने देंगे। तो इसलिए सत्ता में साझेदारी इस आधार पर भी क्या है, जरूरी है। उसके बाद आ गया राजनीतिक और दबाव समूह। इन लोग का भी जैसे पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ, जैसे एक तो ये हो गया समाज के आधार पर, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, ये एक अलग हो गए। उसके बाद जो पार्टियां बनती हैं उनका भी एक अलग ही बटे होते हैं। पार्टी के आधार पर भी क्या हुए, जनता बटी हुई है। कुछ लोग बीजेपी को मानेंगे, कुछ लोग कांग्रेस को मानेंगे। तो जो भी कोई भी पार्टी अपना बना सकता है, उस पार्टी को भी उतना अधिकार मिलता है। कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि कब वो राष्ट्रीय पार्टी होगी, कब राज्य स्तरीय पार्टी होगी, इसका अलग से हम पढ़ेंगे। तो लेकिन कोई भी अगर पार्टी बनाता है, राजनीतिक पार्टी बनाता है, उसको हम क्या करते हैं, उनका भी अधिकार होता है कि वो भी क्या करें, पार्टिसिपेट करें सत्ता में। उनको भी समान अधिकार साझेदारी के लिए मिलना चाहिए। उसके बाद जो होता है दबाव समूह। पहले समझिए आप दबाव समूह होता क्या है। दबाव समूह ये होता है जो एक फिक्स, जिनका दबाव समूह ये होता है जो अपनी फिक्स मांग को लेके या विशेष समुदाय के मांग को लेके, या सांस्कृतिक मांग हो सकता है, आर्थिक मांग हो सकता है, सामाजिक मांग, कैसे भी मांग लेके एक उनका क्या होता है, एक फिक्स गोल होता है, उसी को लेके वो लोग क्या करते हैं, मांग करते रहते हैं। या एक समुदाय को लेके भी कर सकते हैं, एक समूह को लेके भी कर सकते हैं। ऐसे समूहों को क्या बोलते हैं, दबाव समूह। जैसे हमारे यहाँ जो मजदूर संघ है, भारत का किसान यूनियन है, जो ये यूनियन जितने भी हैं वो किस में आते हैं, दबाव समूह में। और इनको भी कुछ ना कुछ क्या मिला होता है, पॉलिटिकल राइट्स है इनके पास भी सत्ता में क्या करने का,
साझेदारी करने का। तो इनको भी ध्यान में रख के क्या किया जाता है, ऐसा बंटवारा किया गया है कि ये जो दबाव समूह हैं उनको भी अधिकार मिले। अगर ऐसा नहीं मिलेगा, किसान यूनियन वाले अलग आंदोलन करेंगे, रेलवे वाले अलग करेंगे, अलग अलग यूनियन है सबका, जो बिजनेसमैन है उनका भी यूनियन है, व्यापारी मंडल जो सुनते होगे तुम लोग। तो ये व्यापार मंडल वाले भी क्या है, दबाव समूह में है। जो किसान यूनियन है वो ये भी दबाव समूह है। जो रेलवे का जो देखते हो विभाग वाले बनाते हैं, जैसे रेलवे वाले जो एम्प्लॉय हैं उनका एक अलग समूह है। तो ये लोग भी क्या करते हैं, अपनी मांग लेके गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे और इन समूहों को भी क्या दिया जाता है, राइट्स दिया जाता है, कुछ पॉलिटिकल राइट्स हैं इनको भी। तो ये भी क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली इनका भी सत्ता में क्या होता है, साझेदारी होती है। जैसे कोई मान लो नया कानून बन रहा है किसानों को लेके, तो इनसे भी एक बार क्या किया जाता है, इनसे भी पूछा जाता है। ये भी वहाँ अवेलेबल होते हैं जो इनके नेता होते हैं। तो जब तक वो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या ये लोग हाँ नहीं करेंगे, तब तक किसानों को लेके कोई कानून या कोई वेलफेयर उनका कुछ भी होता है यही लेके जाते हैं कि हमारे किसानों को ये प्रॉब्लम है, हमको ऐसे चाहिए वो चाहिए। तो ये सब दबाव समूह का पार्ट हो। दबाव समूह क्या होता है, सिंपली समझिए, जब किसी एक पार्टिकुलर समूह को एक गोल लेके जब सरकार पे अपनी मांग को सरकार से अपनी मांग को रखता है तो उसको क्या बोलते हैं, दबाव समूह। तो ये हम समझे सिंपली कि सत्ता को हम कैसे, साझेदारी किस किस बेस पे हो सकती है। ये शासन के विभिन्न स्तर करके साझेदारी किया जा सकता है, या तो कई स्तर की गवर्नमेंट बना के, या जो शासन है उसी को कई अंगों में बांट के भी हम क्या कर सकते हैं, साझेदारी कर सकते हैं। सत्ता क्या सामाजिक आधार पे भी साझेदारी कर सकते हैं और राजनीतिक आधार और दबाव समूह के आधार पे भी क्या कर सकते हैं, साझेदारी कर सकते हैं। दबाव समूह का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है अमेरिका में, और सामाजिक सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा, इंडिया में। तो थोड़ा सा आप लोग किताब भी पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा गाइडलाइन मिल जाएगा इस आधार पे। और अगली बार से हम कोशिश करेंगे आप लोग किताब लेके बैठिए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में हमको डाल दीजिएगा कि कमेंट में सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया। तो अगली बार हम जब नया क्लास लेंगे तो पहले उसको एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद अगली टॉपिक को उठाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।